नमस्कार दोस्तों, कैसे हो स्टूडेंट्स। होपफुली अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जो है अच्छे से आपने स्टार्ट कर दी होगी। ठीक है। और अभी 10th क्लास के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ठीक है। तो हमने जो है नेक्स्ट जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 9th क्लास को भी अपना जो सिलेबस है वो अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। तो जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और एक लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कर लो। ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन भी ना रहे, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही प्रेशर आप पे कम रहेगा। ठीक है। कितने कम कोशिश कर ले अपने प्रेशर, तो दोस्तों बनने का चांस रहता ही है लास्ट में जाके कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है। तो टॉपर्स बैच में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पे हम 10th क्लास मैथ्स की बात करते हैं। अभी हम जो है जैसे कल हमने स्लाइड हमने करी थी जिसमें हमने ये बातें करी थी, फिर नेचुरल नंबर बताया था और नेचुरल नंबर्स के बारे में मैंने प्राकृत संख्या के बारे में, और अभाज्य संख्याएं जो है वो दो प्रकार की होती हैं प्राकृत संख्याएं। एक तो प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स जिनको हम भाज्य संख्याएं बोलते हैं, और गुणनखंड जिनके जो है दो बनते हैं, जिनके दो फैक्टर बनते हैं उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। एक तो खुद बनता है और एक एक बनता है। ठीक है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे और फिर मैंने आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसमें दो जो होता है वो ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक है। और सम अभाज्य संख्या जो है वो ओनली एक ही होती है। ठीक है। इनको हिंदी में बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक का 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 200 के बीच में 146 और 1 से 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। और ये एक सेट बताया था मैंने कंटिन्यूअस ऑड प्राइम नंबर्स का। ठीक है। अभाज्य संख्याओं का, लगातार अभाज्य संख्याओं का, विषम अभाज्य संख्याओं का एक मात्र ग्रुप बताया था जो कि एग्जिस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे वो कर रहे थे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है। तो हमारा प्राइम नंबर खत्म हो गया था यहाँ पे, और अब आज हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर के बारे में और कुछ और चीज़ों के बारे में। फिर अपने जो है डायरेक्ट टेक्स्ट बुक पे जो है पहुंच जाएंगे। ठीक है। चलिएगा। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर यहीं पे लिखा हुआ है, मैं इसी को इस पेज पे नहीं लूँगा, आगे वाले पेज पे लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे समझ में जो है वो नहीं आने वाला है। बुरा नहीं आएगा, है ना? ठीक है। चलिएगा। सॉरी। तो आज जो हमारी क्लास नंबर 5 है, डेमो क्लास जो हमारी चल रही थी उसके अंदर क्लास नंबर जो 5 है वो आज हमारी है। और ये आज की डेमो के अंदर फाइनल क्लास है हमारी। उसके बाद जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो सारी ऐप के अंदर पेड क्लासेस रहेंगी। ठीक है। चलिएगा। तो अच्छे से इसको समझिएगा। कंपोजिट नंबर्स की बात कर रहे थे अपने। तो कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें, जिसको हम हिंदी में बोलें तो भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ठीक है। या समग्र संख्या भी बोलते हैं। तो ये जस्ट उसका उल्टा होता है। जैसे कि प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में था कि उसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, लेकिन जो कंपोजिट नंबर हैं इसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। दो से ज़्यादा फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर का मतलब गुणनखंड। फैक्टर दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, दो से ज़्यादा गुणनखंड जो है इसके होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेना चाहूँगा। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया 4। ठीक। 4 लिया। 4 के देखिए कितने फैक्टर बन सकते हैं। 4 किस किस के, 4 को हमने तोड़ना है, कितने भागों में तोड़ सकते हैं? देखिए 4 को मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ। 4 एक एकम 4 यानी 4 1 जा 4। ऐसे भी तोड़ सकता हूँ। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। ठीक है। और 4 को तोड़ ही नहीं सकते। ठीक है। तो इसके यहाँ पे देखिए दो फैक्टर बन गए। एक तो 2 बन गया, एक 1 बन गया और एक 4 बन गया। 3 फैक्टर बन गए। तो इसके जो फैक्टर बने
वो कितने फैक्टर बने, 3 फैक्टर बन गए। कितने, 3, 1, 2 और 4, 3 फैक्टर जो है यहाँ पे बन चुके हैं, 1, 2 और 4। ठीक है, तो 4 जो है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, गुणनखंड है। जो 2 से ज़्यादा जहाँ पे फैक्टर दिख जाए इसका मतलब वो एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, हाँ। तो अब बात आती है कि भाज्य संख्याएं शुरू कहाँ से होती है, आप शुरू कर लीजिए। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात करूं 1 से, तो 1 का तो आपको पता ही है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य संख्या है। ठीक है, ना तो ये भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो 1 जो है, अगर 1 के बारे में लिखें तो 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य, नहीं अभाज्य। 1 is neither prime nor composite, neither prime nor composite। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। एक के बाद 2 से स्टार्ट करें तो 2 आप जानते हो कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। तो सबसे छोटी पिछली क्लास में हम देख चुके हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी अभाज्य बोल सकते हैं, सम अभाज्य भी बोल सकते हैं इसको, सबसे छोटी, क्योंकि सम अभाज्य भी संख्या है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और इवन प्राइम भी बोल सकते हो, ओनली इवन प्राइम भी बोल सकते हो। तो फिर 3 पे आते हैं। तो 3 क्या है, 3 भी हमने पिछले क्लास में देखा था कि 3 जो है वो भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर है तो ये भी जो है यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है। अब 4 पे आते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमें दिखा वो जिसके 3 फैक्टर हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, जो इन तीनों के बारे में आता है। ठीक है, तो वो हमें दिखा 4। तो यहीं से जो है हमारी शुरुआत होती है और हम इसी से ही कंपोजिट नंबर की शुरुआत मानते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे छोटा, इसमें हम लिख सकते हैं सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो होती है वो 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होती है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर जो होती है वो होती है 4, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो है बातें थी, समझ आ गई आपको। एक बात तो ये आपको याद रखनी है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो 3 जो है, 3 ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या। मैं यहीं पे लिखूंगा 3 के बारे में। अगर मैं बात करूं तो 3 जो है ना सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी, सीधा सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे तो 2 हो जाएगी, सम पूछ ली तो भी 2 हो जाएगी, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, तो वो क्या है, 3 है। ठीक है, और 4 के बारे में एक बात, उसके बाद आता है 9 की बारी। ठीक है, 4 के बारे में बात कर चुके हैं। 9 जो है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर,
कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगर सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछे तो 9 है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो वो क्या है, अच्छा 3 है। ठीक है, अब हम कंपोजिट नंबर्स होते कौन कौन से हैं उन पे बात करते हैं। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सबसे छोटी 4, 4 के बाद 5 नहीं हो सकती, 5 के बाद 6, देखिए 6 भी हो सकती है, 4 के बाद 6 होती है क्योंकि 6 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। 7 नहीं हो सकती, 8 हो सकती है, 8 के बाद 9 हो सकती है। ऐसे कर करके डैश 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 चलती जाती है ये। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनके कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये टॉपिक हमारा जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, चलेगा। अब जो हमारा टॉपिक बचा है एक वो बचा है रिलेटिव प्राइम बोलते हैं या इसको को प्राइम भी बोलते हैं। तो हम लिखेंगे सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, प्राइम का ही को प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं या रिलेटिव प्राइम, को प्राइम या रिलेटिव प्राइम, इसी को हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, ये एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म करते हैं। ठीक है, सह अभाज्य संख्या, इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, बाकियों की परिभाषा मैं साथ के साथ बताता रहता हूँ, आप जो है हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं। ठीक है, परिभाषा इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिनका HCF है ना, HCF एक आ जाए। HCF एक का मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा, जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्याएं या ऐसी दो संख्याएं बोल सकते हैं, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन न हो। एक सेट बताइए आप, एक सेट मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको मेरे को एक एग्जांपल के तौर पे एक सेट बताइए। उदाहरण लिखता हूँ, एग्जांपल लिखता हूँ मैं एक, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 25 और 19। देखिएगा ये एक सेट है। ठीक है, छोटा सेट भी ले लेते हैं ना, जिस 2 और 3 है, बड़े से समझ नहीं आता, छोटे ले लेते 2 और 3। 2 और 3 में क्या कॉमन है, 2 और 3 में सिर्फ एक ही कॉमन है। एक कॉमन कैसे, इसे 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 को आप लिख सकते हो सर 2 एकम 2। 3 को क्या लिख सकते हो, 3 बन जा 3, 3 एकम 3। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है सर, इसमें तो सिर्फ एक ही यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी एक ही कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आया, कॉमन सर एक ही आ रहा है, तो एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जहां पर सिर्फ एक ही कॉमन हो, यानी कि इनका जो ये कॉमन आ रहा है ना दोनों संख्याओं में, ये इनका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, कुछ भी कॉमन ना हो या जिनका HCF 1 होना चाहिए, बस। अब HCF निकालते कैसे इसी चैप्टर में देखेंगे, LCM निकालते कैसे इसी चैप्टर में देखेंगे, पूरा इसी में खत्म होने वाला है, क्योंकि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पूरा इसी में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, चलिएगा, तो ये समझ में आ गई। कुछ जोड़े और भी होते हैं, वो आप बना करके लिख सकते हैं, बस उनमें दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए एक के अलावा। ठीक है, एक तो सभी में कॉमन होता है, कोई भी लिख दो, तो इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। ठीक है, चलिएगा। अब जो बचा हमारे पास में वो बचा है, बस एक लास्ट जो हमारे पास में बचा है वो बचा है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जो आपको याद रखना है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, जुड़वा जुड़वा अभाज्य संख्या।
जुड़वा भाज्य संख्या ट्विन प्राइम, ठीक है, ट्विन प्राइम। अब जुड़वा अभाज्य, एक अभाज्य नाम आ रहा है यहाँ पे, प्राइम नंबर होना चाहिए। एक ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बस सीधी सी बात। ट्विन का मतलब 2, कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच, जिनके बीच का जो अंतर है ना वो कितना होना चाहिए, 2 का, बस 2 से ज्यादा के बीच अंतर 2 का हो, बस 2 से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने बोला अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं की बात करें या प्राइम नंबर्स की बात करें तो अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं, वो होते हैं जैसे 2 से शुरू हो गया, 2, 3, 5, ठीक है, 7, और उसके बाद 11, 13, ये सारे के सारे प्राइम नंबर होते हैं। अब ऐसे दो नंबर जिनके बीच का गैप देख, इन दोनों के बीच का गैप कितना, 2 का, नहीं 1 का ही है। इन दोनों के बीच का गैप 2 का है, इन दोनों के बीच गैप 2 का है, इन दोनों के बीच नहीं है, ठीक है, इन दोनों के बीच कितने का, 4 का गैप है, इन दोनों के बीच फिर 2 का है। मतलब सेट बन रहे हैं ना यहाँ पे। पहला सेट देखिए क्या क्या निकला, 3 और 5 निकला, 3 और 5। दूसरा सेट 2 का गैप 5 और 7 निकला, 5 और 7, ये प्राइम नंबर भी है और सेट भी बन रहा है। और कौन सा निकला, 11 और 13 निकला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेट बन सकते हैं, ठीक है। तो ट्विन प्राइम जो होता है उनके बीच का गैप जो होता है वो 2 होता है, दोनों की दोनों संख्याएं प्राइम होती है, यानी कि भाज्य होती हैं, अभाज्य संख्याएं। सॉरी, समझ में आया। इन दोनों के बीच 2-2 का गैप है, इसीलिए इनको ट्विन प्राइम बोलते हैं। बस सबसे इम्पोर्टेंट बात यही थी, ठीक है। और ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है, बस ये बात थी इम्पोर्टेंट। चलिएगा, चलिए अब कुछ चीज़ें अपने चैप्टर से रिलेटेड ही थी सारी चीज़ें, बस एक नंबर और बचा हुआ है, उसी को डिस्कस कर लेते हैं फाइनल। उसके बाद जो है हम जो है शुरू करते हैं। जैसे कि पूर्ण संख्या, इसको हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या बची हुई है, बस पूर्ण संख्या छोटा सा इस कोने में अपने डिस्कशन कर लेते हैं। पूर्ण संख्या बची हुई है, बस बाकी सारे नंबर्स डिस्कस कर लिए हमने। पूर्ण संख्या, भाज्य अभाज्य सब पूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, परफेक्ट नंबर को किसे बोलते हैं, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा नंबर जिनके फैक्टर्स है ना, मतलब जिनके जो गुणनखंड हम निकालें, ठीक है, तो उन गुणनखंडों को जब जोड़ें, सभी गुणनखंडों को, तो उस संख्या के बराबर ही उन गुणनखंडों का योग आ जाए, उसी को हम परफेक्ट नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक संख्या जिसके मान लेते हैं 6 है, 6 के मैंने फैक्टर निकाले, 6 का एक फैक्टर 1 होता है, दूसरा 2 भी होता है, 6 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, और 6 के पहाड़े में भी आता है। इन सभी के पहाड़े में आता है 6, ठीक है। अब इस 6 को तो छोड़ ही दो, क्योंकि 6 की तो खुद की बात कर रहे हैं अपने, 6 को तो छोड़ दो। इसके फैक्टर बने ये 3, 1 2 3। अब इन 1 2 3 है, इन तीनों को जोड़ दो, 1 2 और 3 जोड़ो, उत्तर कितना आया, 6 आया। मतलब उसके फैक्टर्स का जो जोड़ है, सभी फैक्टर्स का जोड़ उस संख्या के बराबर आ जाए, बस उसी को बोलते हैं परफेक्ट प्राइम नंबर, यहाँ परफेक्ट नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि सॉरी 28, 28 के फैक्टर क्या बन सकते हैं, देखो, एक तो 1 बनता ही है, एक तो सभी का बनता है, प्लस एक 2 के पहाड़े में भी आता है, 2 के टेबल में भी 28 आता है, प्लस 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 7 जा, 7 के टेबल में भी आता है 4 के बाद, 7 के बाद जो आता है 14 के टेबल में डायरेक्ट, बस
28 खुद को नहीं लेते, बाकी सबको लेते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 28 आएगा बस। क्या इन सभी फैक्टर्स का जो सम है वो संख्या के यानी नंबर के इक्वल आया कि नहीं आया? आया ना, तो उसी को हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि किसी संख्या के सभी फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, उसी को हम पूर्ण संख्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम का एक टॉपिक था। नंबर सिस्टम हमारा यहाँ पे जो है जो चीज़ें थी वो लगभग लगभग जो है हमने यहाँ पे ख़त्म कर ली हैं मेरे हिसाब से। अब जो है कुछ चीज़ें जैसे डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे जैसे जैसे सिलेबस चलेगा वैसे वैसे जो है हम इस पर करते जाएंगे। वैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ठीक है, फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं वो भी हम आगे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे चलते जाएंगे। एलसीएम एचसीएफ भी आता है इसमें। ठीक है, तो ये था। अब हम चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक पे, और टेक्स्ट बुक से एक बार, अब मैं बुक मेरे पास है, बुक में देख लेता हूँ। तो सबसे पहले बुक में जो हमें समझा रखा है वो समझा रखा है प्राइम नंबर्स को, परिमेय संख्याओं को, सॉरी रेशनल नंबर्स को समझा रखा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ही टॉपिक जो हमारा है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, चलिएगा। तो वास्तविक रियल नंबर चैप्टर का नाम है, और इस पे तो जगह नहीं है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम, और फिर अब जो है अपनी स्टोरी आज की जो है वो शुरू करते हैं। चलेगा, तो हमने न्यू पेज ले लिया। अब देखिए, इतनी बातें समझ आई तो आज हमारी टेक्स्ट बुक में जो दे रखा है, अब हम चैप्टर के अंदर घुसते हैं। टेक्स्ट बुक यानी कि जो एनसीईआरटी है उसके अंदर दे रखा है पहला चैप्टर टॉपिक, वो दे रखा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। बेसिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये हम इस पे जो है करने वाले हैं। ये जो है टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है। ठीक है, चलिएगा। तो इसी के अंदर हम सीखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स के बारे में जो है वो हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा। तो इस चीज़ को हम शुरू करते हैं और हम फैक्टर बनाना सीखेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं। बाकी हमने सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, कि क्या प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या रियल नंबर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव सब चीज़ें हमने देख चुके हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो रियल नंबर्स जो होते हैं उसके अंदर जो है हम घुस चुके हैं। चलिएगा, चलिए, ठीक है, चलिए। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसके अंदर हम बात करें तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के एक फैक्टर के रूप में ही लिखा जा सकता है। और यह जो फैक्टर है, यह जो गुणनखंड है वो अभाज्य यानी कि प्राइम अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और उसको लेकर के हम समझते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलेगा, चलिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर है ना,
उसको हम प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही आधारभूत प्रमेय है। तो इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे हम? इसकी थ्योरी हम यही लिखेंगे कि परिभाषा ये रहेगी कि परिभाषा क्या रहेगी कि प्रत्येक भाज्य संख्या प्राइम नंबर, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उस कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, मल्टीपल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल के रूप में जो है वो हम लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में भी जो मैं लिखूंगा ज़्यादा हम क्या बोलते हैं कि हम ज़्यादा फास्टली नहीं चलेंगे, आराम से। प्राइम नंबर, ठीक है, समझते चलेंगे अच्छे से। गुणनखंड का मतलब होता है मल्टीपल, MULIT पल, मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। मल्टीपल के रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे 140 ले लिया मैंने। ठीक है, 140 क्या कंपोजिट नंबर है, जिससे दो से ज्यादा फैक्टर बन रहे होते हैं, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो 140 ले लिया। 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 140 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 70 गुणा 2 लिख दिया। 70 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 70 को लिख सकता हूँ 35 गुणा 2। ठीक, 35 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 35 को मैं लिख सकता हूँ 5 सते 35। ठीक, और अब इनको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, इनको आगे नहीं तोड़ सकते। तो इनके जो फैक्टर बने वो कैसे बने? देखिए, 2 कितनी बार बने? 1 और 2 बार बने। 5 एक बार बना और 7 एक बार बना। ठीक है, तो यहां से जो इसके फैक्टर बने वो क्या बने? फैक्टर ऐसे भी बना सकते हो आप, है ना। जैसे 140 ले लिया, ठीक, और इस 140 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 से मैंने किया तो 70 आ गया, और फिर 2 से किया तो 35, फिर 2 से नहीं कर सकते, 5 से करना पड़ेगा, और 7 आ गया। और 7 में 7 का ही भाग जाता है, 7 का ही डिवाइड होता है, तो 1 आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं फैक्टर करना। ठीक है, और तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि 140 को मैं तोड़ना है, तो 140 को है तो मैंने 2 × 2 × 5 × 7 ऐसे करके तोड़ सकता हूँ। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 साते कितने होते हैं? 140। तो 2 × 2 × 5 × 7 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो अब हम अगर इसको लिखें, 2 कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर 2, और गुणा 5 और गुणा 7, ये इसका फैक्टर बन गया, ये इसके फैक्टर बन गए। समझ में आई? ठीक है, ये एक मेथड था अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का। मैं आप फुली आशा करूंगा कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। और जैसे एक एग्जांपल मैं इसका और लेता हूं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है। टेक्स्ट बुक का ही एग्जांपल जो है उठाता हूं मैं। ठीक है, चलिएगा। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उसी को हम यूज करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में ही एग्जांपल दे रखा है, इससे आप बेटर समझ पाएंगे, है ना।
एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 17,171 है। इसको मैं अगर फैक्टर करने हैं तो इसके फैक्टर कैसे कर सकता हूँ? 7 गुना 11 गुना 23, ये लिख सकता हूँ। ये इसके फैक्टर बने। एक एग्जांपल और दे सकते हैं अपने, जैसे कि 5 3 1 3, इसके फैक्टर करने हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 23, ये भी इसके फैक्टर बनते हैं, यानी गुणनखंड बनते हैं इसके। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जांपल और है 10,626, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना 2 का भाग जा रहा है पहले, फिर 3 का जा रहा है, और 2 के बाद 3 का जा रहा है, 3 के बाद 7 का जा रहा है, 7 के बाद 11 का जा रहा है, 11 के बाद 23 का जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और फैक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं ये। ठीक है, चलिएगा अब आगे चलते हैं और एक बड़ा एग्जांपल हम लेते हैं, जिससे जो है और ज़्यादा इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और उस पेज पे एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। चलिएगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में ही एग्जांपल दे रखा है उसी को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, ये एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने फैक्टर ट्री के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये जो मैंने 140 वाला मेथड देखा था पीछे, वो फैक्टर ट्री था। अभी फैक्टर ट्री बना के आपको इसको दिखाऊंगा। मैंने 2 तरीके में आपको दिखा दिए यहाँ पे। एक तो मैंने तरीका आपको दिखा दिया था गुणनखंड करने का, जिसमें ये होता है अभाज्य गुणनखंड वाला, ये वाला तरीका। दूसरा ये वाला दिखाया, एक ये ऐसे करते हैं। अब एक नेक्स्ट तरीका और सिखाते हैं आपको, वो आते हैं फैक्टर ट्री के बारे में। ये आधारभूत प्रमेय के अंदर ही आता है। ठीक है, फैक्टर ट्री। चलेगा, तो हम लिखेंगे गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, फैक्टर ट्री क्या होता है उस पर हम डिस्कशन करते हैं। फैक्टर ट्री बनता कैसे उसी पे हम बात करते हैं। जैसे एक नंबर ले लेते हैं कोई भी। मैंने एक नंबर लिया 32760, ये आपकी ही टेक्स्ट बुक में एक नंबर दे रखा है। ठीक है, हम उसी को यूज़ करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी को यूज़ करेंगे, उसी में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? इसके 2 फैक्टर बनते हैं। सबसे पहले 2 का डिवाइड होता है, 2 का डिवाइड होता है इसमें। 2 का डिवाइड किया मैंने, 2 का डिवाइड किया, 2 का डिवाइड किया तो क्या आया? 2 का डिवाइड करने पे इसका आधा हो गया 16380। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया मैंने। ये एक ट्री वाला मेथड, मतलब ट्री टाइप बनता जा रहा है। इसके तो फैक्टर कई करूं, 2 के तो 2 हो गया। अब लास्ट में 0 आ रहा है, इसमें भी 0 था, तो आपको ये बात पता होगी कि 2 का डिवाइड किस में होता है? इवन नंबर में 2 का डिवाइड होता है। इवन मतलब सम संख्याएं हमने पढ़ चुके हैं जिनमें 2 का डिवाइड होता है। और 0 क्या है कि इवन नंबर है। इसके भी हम 2 तरीके से जो है फैक्टर बना सकते हैं। 2 का डिवाइड इसमें भी कर सकते हैं, तो 2 आ गया। 2 का डिवाइड इसमें भी कर दिया। अब 2 का डिवाइड करने पे ये आ गया कितना? 8190। 2 का डिवाइड कर दिया इसमें, 2 का डिवाइड करने पे ये आ गया, ये लिख दिया। अब इसको भी मैं कर सकता हूँ फर्दर, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको भी मैंने डिवाइड किया तो इसमें भी 2 का आ रहा है, 0 आ रहा है लास्ट में, तो 2 का डिवाइड इसमें भी हो रहा है। इसका भी 2 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4095। ये जो है इसका डिवाइड हो गया। उसके बाद जो है इसको भी हम आगे डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी आगे डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा? फिर 2 का नहीं होगा, देखो लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो इसमें हमेशा या तो 3 का होगा या 5 का। तो हम सबसे पहले 3 का करके देखते हैं, तो 3 का हो जाएगा। 3 का करके देखते हैं, तो 3 का देखिए, 3 कम 3 और 3 3 9 और 3 6 18 और 3 5 15 हो गया 1365। 1365
अब इसमें 3 का किया, अब फिर से इसमें 5 आ रहा है लास्ट में, तो फिर से 3 का हो जाएगा, फिर से 3 का हो जाएगा, तो 3 का फिर से करते हैं। 3 एकम 3 नहीं होगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 हो गया। तो ये आ गया, हो गया, ठीक है। अब इस ट्री को आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे। तो आंसर आया था हमारे पास में 455, 455 आया। 455 को भी फर्दर हम आगे कर सकते हैं डिवाइड 2 पार्ट में, फिर से 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लास्ट में 5 आ रहा है, 3 का हो रहा है क्या इसमें? 3 का नहीं हो रहा है इस बार किसका होगा? 5 का। लास्ट में 5 हो तो आप देखिए कि या तो 3 का होगा या 5 का। 5 का हो रहा है, 5 का करेंगे तो 5 में 45, 5 एकम 5 हो गया 91 पे। 91 है तो 91 में देखिए फिर से 3 का हो रहा है क्या? हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर से नहीं हो रहा। 3 का तो हो ही नहीं रहा था, अभी 5 का नहीं। अब 5 का नहीं हो रहा तो 5 के बाद किसी का चेक करेंगे? 7 का चेक करेंगे। तो 7 का चेक किया तो 7 का तो हो रहा है। 7 का 13 7 91, यानी कि 13 7 जा 91 होते हैं, ठीक है। 13 आ गया। 13 में अब किसी का डिवाइड नहीं होता, बस 13 में एक का ही होता है। तो लास्ट में जाके 13 आ गया। जहाँ पे डिवाइड होना बंद हो जाए वहाँ पे ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है। इसी को बोलते हैं हम फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री मेथड, जिससे हम फैक्टर ट्री मेथड। अब यहाँ पे देखते जाइए आप, जो यहाँ पे जो बनते गए, ये इसके फैक्टर बनते जा रहे थे छोटे वाले, ये देखिए यहाँ पे, बस। तो अब इनको मैं क्या लिख सकता हूँ? लास्ट वाले को भी लेना है साथ में, इस वाले को भी। लास्ट वाले तो दोनों ही लेने होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अब ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि 32760 है। इसके क्या फैक्टर बनेंगे? इसके गुणनखंड क्या क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार लिख दिया। 3 कितनी बार है? 1 और 2 बार, तो 3 भी 2 बार। और उसके बाद 5 गुणा 7, 5 गुणा 7, और लास्ट में 13 भी है तो गुणा 13, ये बन गए। अब फिर से आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 2 कितनी बार है? 3 बार, तो 2 के ऊपर 3 आ जाएगा। गुणा में 3 के ऊपर 3 कितना है? 2 बार है, तो 3 के ऊपर 2 आ जाएगा। गुणा 5 एक ही बार है, 7 एक ही बार है, 13 एक ही बार है। तो ये जो बना, ये हमारे पास में इसका आंसर आ गया। इसके गुणनफल को गुणनखंडित कर दिया हमने, गुणनखंड कर दिया। इसको हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड से इसका जो है हम क्या निकाल सकते हैं? गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये बात आपको समझ आ गई, गुणनखंड निकालना आपको आ गया, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो है, इसी को हम बोलते हैं। ये जो हमने पढ़ी इसी को हम फंडामेंटल थ्योरम बोलते हैं ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी है समझने को। आपको ये बातें समझ आ गई होगी अच्छे से, आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करें और फिर हम जो है आगे चलते हैं, चलेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो फैक्टर था, मतलब टॉपिक था, वो था फैक्टर ट्री मेथड। होपफुली आपको जो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप के अंदर, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स में करवाऊंगा मैं, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसको हम करवाएंगे, ठीक है। एक बार इजी लेते हैं, फिर जो इसके अंदर घुसेंगे फिर बात करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। अब हमारा जो टॉपिक आता है उसके बाद में, वो आता है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। ये गुणनखंड वाला मेथड हमने समझ लिया है। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। एक यूक्लिड वाला था, अब इस बार आपके यूक्लिड वाला जो है हटा दिया गया है। आपके एनसीईआरटी से जो है यूक्लिड मेथड जो था वो आपके यही नहीं है, यहाँ पे सीधा
अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, ठीक है। और उसमें यूक्लिड वाला जो है इसमें नहीं है, ठीक है, चलिएगा। तो एलसीएम एचसीएफ पे बात करते हैं। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ पे बात करेंगे और फिर जो है हमारी प्रश्नावली शुरू हो जाएगी। फिर प्रश्नावली के सवाल करेंगे और फिर आपका जो है प्राइम नंबर यहाँ पे शुरू हो जाएगा कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। यही हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर आता है। तो डिटेल में समझते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलसीएम एचसीएफ को, ठीक है, चलेगा। तो हेडिंग डालेंगे आप, इस पेज को हम उल्टा कर लेते हैं, शायद पेज भर चुका है, नया पेज लेना पड़ेगा, चलेगा। तो हम नया पेज लेते हैं और न्यू पेज पे ही जो है हम अपनी स्टोरी को शुरू करेंगे, चलेगा। तो इसी पेज को ले लेते हैं एक बार, इसको स्कैन कर लेंगे बाद में, चलेगा। तो इस पेज को लेते हैं और शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो अब जो हमारा एक टॉपिक खत्म हो चुका है वो हो चुका है आधारभूत प्रमेय वाला, ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय में मैंने आपको समझाया था कि कैसे फैक्टर निकालते हैं, कैसे फैक्टर बनाते हैं, ठीक है, फैक्टर ट्री कैसे यूज करते हैं, उसको यूज करना हमने सीखा। अब जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ हमारा टॉपिक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनकी जो है फुल फॉर्म है, ठीक है, चलेगा, ओके। चलिए, तो एलसीएम एचसीएफ दोस्तों शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए इस चीज़ को ध्यान में। आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो, ठीक है, कि डिवाइड करना, कि डिवाइड करते हो आप। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहीं पे हम कर लेते हैं, यहाँ पे एक साइड में, जैसे आपने देखा होगा हम डिवाइड करते थे ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे वाला डिवाइड करते थे, आप जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम आगे आगे जहाँ यहाँ पे लिखते थे उसको हम बोलते थे भाजक। क्या बोलते थे? भाजक, जिसको मैं भाजक को बी मान लेता हूँ। और इसके अंदर जो लिखते थे वो भाज्य लिखते थे, भाज्य। इसको लिखते थे भाजक डिवाइजर, ये भाजक डिविडेंड। और उसके बाद जो आंसर आता था उसको हम लिखते थे भागफल, क्वोशंट, इसको हम बोलते थे क्वोशंट क्यू, ठीक है। और उसके बाद में डैश 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 जो नीचे बचता था यहाँ पे उसको बोलते थे रिमाइंडर, शेषफल, रिमाइंडर शेषफल, आर रिमाइंडर, आर बचता था। ये जो मेथड होता था ना, इसी मेथड का जो नाम होता था उसको हम बोलते थे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन, विभाजन का मतलब यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन मेथड या प्रमेय, थ्योरम बोल सकते हो, यूक्लिड डिवीजन मेथड बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसमें समझने वाली बात क्या है वो देखिएगा। ये तो आपको सबको पता है
समझने वाली बात ये है, इसकी इक्वेशन बनती है। इक्वेशन कैसे बनेगी कि अगर मान लीजिए सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा होता है, सबसे बड़ा अंदर वाला सबसे बड़ा होता है, अंदर वाला ही तो सबसे बड़ा होता है। जैसे डिवाइड करना होता है, एग्जांपल ले हम, एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं अगर, तो देखिएगा अंदर अगर मैं बात करूं 50 लिख दिया, तो 50 में या तो 50 का ही डिवाइड कर सकते हैं या उससे छोटे का। ठीक है, ए का जो मान है वो 50 बाहर जो है यहाँ पे, ये 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी ए से ज़्यादा नहीं हो सकता। किसका मान? ए से ज़्यादा किसी का भी, इनके अंदर किसी का भी मान ए से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना तो क्यू का, ना बी का, ना आर का, किसी का भी। अगर मान लो यहाँ पे 50 का करना है तो 10 पंजे 50 होते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया और रिमाइंडर बच गया 0। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता था? इसको मैं ऐसे लिख सकता था कि जो 50 आंसर था और अगर हमें उसको निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होगा, 10 गुना 5, 5 गुना 10, और जो रिमाइंडर बचता था उसको जोड़ देते थे, बस ये इक्वेशन बनती थी। यही इक्वेशन हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनेगी, अंदर क्या है, ए है, यानी भाज्य, भाज्य ए बराबर, भाज्य निकालना है तो भाजक और भागफल का क्या करना पड़ेगा? गुणा, भाजक बी गुणा भागफल, क्वोशंट, और प्लस में शेषफल को जोड़ देना पड़ेगा, यानी कि रिमाइंडर को, रिमाइंडर आर, इसको जोड़ देना पड़ेगा, रिमाइंडर आर जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। अब इसको मैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो a इक्वल बी इंटू, भागफल क्या था? भागफल था q इंटू q प्लस r, यानी a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये इक्वेशन बन गई, ये बन गई क्या? इक्वेशन, यूक्लिड वाली इक्वेशन बन गई, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, बी क्यू प्लस आर, ये इक्वेशन बन गई। ये थी इस यूक्लिड वाले मेथड की इक्वेशन। यानी कि यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो Q है वो क्या है? क्वोशंट भागफल, B भाजक, A जो है भाज्य, और R शेषफल। ठीक है, यानी कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये होता है। तो ये एक मेथड था और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी था। ये इक्वेशन आप याद रखेंगे और हमेशा याद रखिएगा जो भाजक का मान है वो इन सभी से ही ज़्यादा होता है। हाँ, भाजक और भाज्य दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन भाजक भाज्य से बड़ा नहीं हो सकता, बस। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस। ये याद रखने से आपका जो है काम आसान हो जाएगा। चलिएगा, अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे। ठीक है, फिर जो है हम आगे चलेंगे। चलिएगा, तो एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले जो है हमें आना चाहिए गुणनखंड करना, और गुणनखंड करना मैंने सिखा दिया है आपको। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं एलसीएम, और इसको मैं इधर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे वो डालते हैं एलसीएम। एलसीएम हिंदी में बोल रहे, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसको फुल फॉर्म जो होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हिंदी में बोले तो लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखते हैं लेस है। ठीक है, ये होता है एलसीएम। अब एलसीएम जो है निकालते कैसे हैं, इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यानी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये होती है कि एक लीस्ट, लीस्ट का मतलब छोटा। ठीक है, छोटे से छोटा, वह छोटे से छोटा नंबर जो
दो दिए गए नंबरों को डिवाइड कर दे। ठीक है, वह छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट मतलब छोटे से छोटा नंबर, परिभाषा ये होती है। तो दिए गए नंबरों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल ले लिया 2 और 3। 2 और 3 में छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, दो, इन दोनों को डिवाइड कर दे या इन दोनों के अंदर आता हो, बताइएगा। ठीक है, या मैंने ले लिया 6 और 20। 6 और 20 में जो है वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जिनको ये दोनों नंबर डिवाइड करते हो। ठीक है, वह छोटे से छोटा नंबर जो नंबर जिसको दिए गए नंबर या दिए गए नंबर भाग कर दे या जो एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर के पहाड़े में आता हो, बस बात खत्म। ठीक, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 6 और 20, जो आपकी टेक्स्ट बुक का एक एग्जांपल है। 6 और 20, 6 और 20 का हमें एलसीएम निकालना है। एक तो मेथड क्या था कि हम सिंपल ऐसे वाला मेथड यूज़ करते थे, इसमें 6 और 20 लिखते थे, 2 का भाग जा रहा है 3 आ गया, इसमें 2 का जा रहा है 10 आ गया, इसमें फिर 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, 3 का 3 लिख देंगे, इसमें 5 बार जा रहा है, और फिर से 3 का जा रहा है 1 बार, 5 का नहीं जा रहा, सेम टू सेम लिख देंगे, फिर 5 का 1 बार जा रहा है। यहाँ पे ये जो बना इधर, ये जो आ रहे हैं 2 2 3 5, ये जो है इन सभी का मल्टीपल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, इन सभी का मल्टीपल ही क्या होता है, मल्टीप्लाई ही क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, इन सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, तो 2 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 5, इन सबका गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 पंजे 60, 60 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में दोनों का अलग अलग क्या कर सकते हैं, अलग अलग करके जैसे मैंने 6 का फैक्टर किया, 6 के फैक्टर 2, 2 गुना 3 लिख सकता हूँ। 20 है, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 गुना 2 4 पंजे 20, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, अब हमेशा एलसीएम में याद करिएगा, अधिकतम पावर को ले लीजिए। अधिकतम पावर क्या है, 2 की, देखिए 2 की अधिकतम पावर 2 है, ले ली गुना में। अब और इन दोनों में देखिए क्या है, 3 की अधिकतम पावर क्या, 1 है, ले ली, और 5 की अधिकतम पावर क्या है, ले ली। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर, 2 की पावर 2 4 गुना 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 1 5। अब इनका गुना कर दिए, 4 दिए 12 पंजे 60, एलसीएम आ गया। एक मेथड ये हो गया कि 6 के फैक्टर बना लीजिए, 20 के फैक्टर बना लीजिए और मैक्सिमम पावर लेनी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मैक्सिमम पावर लेनी होती है, मैक्सिमम पावर लेनी होती है, अधिकतम पावर लेनी होती है, बस उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों मेथड मैंने बता दिए, दोनों से आप कर सकते हो। वहां पे दिया होगा, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से बोला है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही आपको करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि ही है ये और ये दोनों। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इंग्लिश में बोले तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये। प्राइम
फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि, याद रखिएगा। समझ आई बात आपको अच्छे से? मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, उसको दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ये, समझ आ गया होगा। एलसीएम निकालना समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल्स हम लेंगे जिससे आपको बहुत अच्छे से जो है बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेते। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ आपके एग्जांपल्स भी होते जाएंगे पेपर वाले, और यहाँ पर भी जो आपके समझ में आते जाएगी बातें, ठीक है। तो एक एग्जांपल मैंने ले लिया, मान लेते हैं 6 और 20 वाला तो हो ही गया। चलिए टेक्स्ट बुक में से एक एग्जांपल उठाते हैं, आपका बुक निकालता हूँ मैं। 6 और 20 वाला पॉपुलर एग्जांपल है, ठीक है, वो हो गया आपका। एक लेते हैं 96 और 404, 96 और 404। चलिएगा 96 96 और 404, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं। वही तरीका, एक तो 96 और 404 का वो करो फैक्टर, और या फिर ऐसे बना लो 96 के पहले फैक्टर बनाओ, 96 का पहले 2 का भाग किया 96 में, तो कितने आ गए? 96 में 2 का भाग किया तो 48, 48 में फिर 2 का भाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा? 48 में 2 का भाग दिया 24, 24 में 2 का भाग दिया 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, 6 में 2 का भाग दिया 6 में 2 का भाग दिया 3। ये लो बन गए 96 के फैक्टर। 2 की पावर 1 2 3 4 5 और इंटू 3, तो इसके फैक्टर क्या बने? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। उसके बाद है 404, 404 के फैक्टर बनाने हैं, तो इसमें डिवाइड करते जाइए, ठीक है। 404 में 2 का भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, 202 आ जाए, 202 में फिर 2 का कर देंगे तो आ जाएगा 101। तो 101 में किसी का नहीं जा रहा क्योंकि प्राइम नंबर है 101, तो प्राइम नंबर होता है उसमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। अब वही तरीका कि सबसे पहले आप देखिए कि दोनों में 2 की अधिकतम पावर क्या है? 2 की अधिकतम पावर है 5, लिख दी, मल्टीप्लाई, फिर जो बचा 3, 3 की अधिकतम पावर 1 है, लिख दी, और 101 की पावर 1 लिख दी यहाँ पे। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 5 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 बताइए जल्दी से कितना होता है? 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 बताइए जल्दी से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 होता है, और गुणा में 3 गुणा में 101। अब इनका गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? गुणा करने पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 9696। तो एलसीएम क्या आ गया? 9696, ये एलसीएम आ गया, ठीक है। 2 3 6, 6 कम 6, ठीक है। तो कितना आ गया? 9696, ये आ गया एलसीएम। समझ आ गई बात आपको अच्छे से? एलसीएम वाला समझ आ गया? एलसीएम वाला, ये तो एलसीएम था, एलसीएम निकालना था इसका। एलसीएम निकालने का ये तरीका आपको कैसा लगा? ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। देखिए ऐसे भी कर सकते थे, मैं अगर लाइन लगा दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे तो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है, समझ आना चाहिए आपको। 96 और 404, तो 96 को तो मैं ऐसे 2 से करूँ तो 48, इसको 2 से करूँ 202, इसको मैं 2 से करूँ तो 24, और इसको 101। अब उसमें तो होगा नहीं, यहाँ पे 2 का हो रहा है 12, 101, फिर देखिए 2 का हो रहा है 6 आ गया 101, और फिर 2 से करेंगे 3 आ गया और 101, फिर 3 का कर देंगे 1 आ गया और 101, और फिर 101 का कर देंगे तो 101 का 101 में जा करके 1 आ जाएगा। जब तक लास्ट में 101 ना आ जाए तब तक करते रहना है। तो यहाँ पर भी क्या बना, देखो 2 की पावर कितनी बनी? 1 2 3 4 5,
2 की पावर 5 बनी, 5 लिखा। 3 की पावर 1 बनी, 3 की पावर 1 लिखा। और 101 की पावर 1 बनी, 101 की पावर 1 लिखा। वही लास्ट में स्टेप बन गया। ये शॉर्टकट भी है, कर सकते हो, और नहीं तो ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो आप। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको एलसीएम निकालना आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए, तो ये एलसीएम निकालने का तरीका था। और आज की क्लास में हमने यूक्लिड वाला मेथड जो था मैंने समझा दिया था आपको, फैक्टर ट्री आपको समझा दिया मैंने। और फिर हमने भागफल, भाज्य, भाजक और भागफल, सेंसफल वगैरह सारी चीज़ें समझा दी मैंने। ठीक है, और एलसीएम भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, कल हम एचसीएफ पे बात करेंगे, और एचसीएफ को ख़त्म करने के बाद, उसके कुछ एग्जांपल्स करने के बाद में फिर जो है हम चलेंगे अपनी 1.1 जो एक्सरसाइज है उस पर। और 1.1 एक्सरसाइज में भी आपके 7 क्वेश्चन दे रखे हैं, 7 प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें सारे के सारे इसी पे बेस्ड है, एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड है। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंडों पर ही बेस्ड है। कुछ प्रश्न गुणनखंड करने के लिए होंगे, जिसमें हमने जो फैक्टर ट्री यूज़ किया वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हमने जो यूज़ किया था गुणनखंड करने के लिए, ये वाला मेथड, ये वाला भी मेथड यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, गुणनखंड करना मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो आज की क्लास को दोस्तों इतना ही रखते हैं। हाँ, 1 घंटे का टाइम जो है हमारा पूरा हो चुका है। कल हम अच्छे से जोश के साथ अपना शुरू करेंगे ऐप के अंदर क्लासेस। यहाँ पे आपको जो है अच्छे से जो है, अब हमारी 5 क्लासें हैं, 1 वीक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी मंडे को क्लास होगी, और मंडे से पहले आपका शायद सैटरडे या संडे को एक टेस्ट बनेगा इसी पे बेस्ड। वो टेस्ट आपको ऐप में दिखेगा, और यूट्यूब पर उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा हर हफ्ते। ठीक है, लाइव। तो आप उसका सॉल्यूशन जरूर देखेंगे, यूट्यूब पे भी, ऐप पे भी वो सॉल्यूशन रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।